My name My name Tito. I am I study am Daddy. Asli. my school name. My school name is Andy. My grandfather My grandfather name name late is Rajendra Rajan Prasad. Chaudhary. Daddy. He was He was legislator legislator of UP Assembly. of My grandmother my grandmother name is name late is Phulmati Devi. Thank you. I love my grandparents. बहुजन समाज के बुद्धिजीवी साथियों, स्वर्णिम भारत के क्रांतिकारी वीरों, आज हम हमारे महापुरुषों की लड़ी में एक और महापुरुष, एक क्रांतिकारी योद्धा, एक ऐसे योद्धा दो दक्षिणपंथी विचारधारा से में जन्म लेकर और एक क्रांतिकारी पेरियार की विचारधारा में जिन्होंने अंतिम सांस ली, ऐसे योद्धा का हम आज जिक्र करेंगे। ऐसे योद्धा का जो सानिध्य जिनका रहा हमारे पास में, ये कह सकते हैं कि उत्तर भारत के हिंदी भाषी क्षेत्र के जो है पेरियार ललाई सिंह यादव और उनके सबसे बड़े पुरोधा रामस्वरूप वर्मा जी और रामस्वरूप वर्मा जी के सबसे नज़दीकी साथी। आज हम आदरणीय राजेंद्र प्रसाद चौधरी जी का आज हम जिक्र करने जा रहे हैं। आदरणीय राजेंद्र प्रसाद चौधरी जी का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जिसमें गुजरात के कोडीनार ज़िले में, गुजरात के कोडीनार उत्तरोला स्टेट होती थी उस वक्त, आज़ादी से पहले ये भारत जो है 600 साढ़े 600 रियासतों में बटा हुआ था। उस रियासत में जहाँ जन्म हुआ आपका, कोडीनार ज़िला है आज के गुजरात में, वहाँ पे शहीद हेमेंद्र सिंह शहीद जो सिपाही थे उत्तरोला स्टेट के राज्य में और राजा के अंगरक्षक थे। आज हम कह सकते हैं जिस तरीके से आज NSG के कमांडो जैसे होते हैं, उस वक्त राजाओं के भी अपने अंगरक्षक होते थे। ऐसे हेमेंद्र सिंह सैनिक थे और वहाँ के विद्रोह ने एक षड्यंत्र, दूसरे अलग अलग स्टेट के जो अलग अलग रियासतों के लोग दूसरे राजा का ज़मीन हड़पने के लिए, राज सत्ता हड़पने के लिए षड्यंत्र रचते रहते थे। एक दूसरे राजा की राज सत्ता के षड्यंत्र के कारण राजा पे अचानक हमला हुआ और उस हमले में उत्तरोला स्टेट के राजा को बचाने के लिए अपनी शहादत दी। ऐसे हेमेंद्र सिंह शहीद के परिवार में आपका जन्म हुआ। वो रिश्ते में आपके सगे दादा थे। आपके पिताजी जब वो शहीद हुए तो राजा ने इस बात की बड़ी कृतज्ञता मानी, शहादत को नमन किया। वहाँ के उस वक्त उत्तरोला स्टेट के लोगों ने बड़ा बुरी प्रशंसा की और राजा ने भी अपना उत्तरदायित्व पूरा करते हुए 12 ऐसे गांवों को जागीरदारी जो है आपके पिताजी को दी। आपके पिताजी उत्तरोला में कोडीनार ज़िले में जो है, कोडीनार ज़िले के 12 गांवों के जागीरदार थे, ऐसा हम कह सकते हैं। कब आप उस वक्त, क्योंकि जागीरदार के बेटे थे,
आपके पास में धन धान्य और किसी चीज़ की कमी नहीं थी। आपके जो मित्र सखा, जो बचपन के सखा है, वो कब जो है कुश्ती और खेल कूद में आपको कुश्ती का उन्होंने चैंपियन बना दिया, क्योंकि खाने पीने की हर चीज़ की और आपके दादाजी का आप पे ज़्यादा इस बात का प्रभाव था, क्योंकि उनकी कुर्बानियाँ, उनकी शहादत की कहानी और कुर्बानी जो है आपको बार बार सुनाई जाती थी। उसका असर ये हुआ कि आपने अपने माँ या और दादी के द्वारा जो सुनाई गई कहानियों से जैसे आप रूबरू हुए, उसका रिजल्ट था कि आप जो है कुश्ती के चैंपियन बन गए। और कुश्ती लड़ते लड़ते आप जो है 1951 तक जो है 1951 तक आपका जो है ये सफ़र रहता है कुश्ती का। 1951 में आरएसएस के लोगों ने बड़े करीबी से आप पे निगाह रखी, क्योंकि आपकी कुश्ती के दंगल में दुनिया के दूर दराज से लोग कुश्ती देखने के लिए आते थे। आपने एक दशक तक 1950 से लेकर 60 के दशक तक उत्तर प्रदेश का आपने प्रतिनिधित्व किया। उत्तर प्रदेश का कुश्ती के दंगल में प्रतिनिधित्व करते हुए आपका एक बहुत बड़ा अंतर्राज्यीय खेलों में आपका बहुत बड़ा नाम था। उसमें जो है आते जाते आपके जो राजनीतिक संगठन के लोग, सामाजिक संगठन के लोग भी आपको आपकी कुश्ती के दंगल को देखने के लिए आते थे। उसी का रिजल्ट था कि आपको जनसंघ के लोगों ने, आरएसएस के लोगों की निगाह भी आप पे पड़ गई और आपका जन्म 30 नवंबर 1930 को हुआ। आपके सखा साथियों से दंगल के बारीकियों को सीखते हुए जब आप लड़ाई लड़ रहे थे तो आरएसएस के लोगों के दिमाग में भी कुछ चीज़ें आपके प्रति बसती चली गई। आपने जो है सभी विद्यार्थियों का, नौजवानों का और अन्य विचारधारा के लोगों को जीतने का, उनके दिल को जीतने का आपने काम किया। और वो जो पैनी निगाह थी मिथिलेश नारायण एवं नारायण पांडे, जो उस वक्त आरएसएस के सक्रिय कार्यकर्ता थे बलरामपुर के, उनकी निगाह में आप चढ़ गए। जब भी आप फ्री होते आपसे वो मीठी मीठी बातें करते, आपसे जो है बहुत सारे सामाजिक काम के लिए आपको प्रेरित करते। आप उनका आवभगत करते, उनको से बातें सुनते। उसका रिजल्ट ये रहा कि धीरे धीरे आप जो है हिंदूवादी विचारधारा के आप संवाहक हो गए। हिंदूवादी विचार दर्शन का आपने उस वक्त हिंदूवादी दर्शन का भी अध्ययन शुरू किया। आप लगातार जो है आरएसएस के 1948 से लेकर 1951 तक लगभग 3 साल तक बलरामपुर के आप आरएसएस के शाखा आपने लगाई। 1951 में जनसंघ के प्रथम संयोजक के रूप में आपने बलरामपुर के प्रथम संयोजक के रूप में आपने कार्यभार संभाला। आरएसएस के जनसंघ के लोगों को में आपकी लोकप्रियता चरम पे थी। आपका मिलनसार स्वभाव, आप हर एक के दुख सुख में शरीक होते थे। आप एक उच्च कोटि के राजनेता, एक कुश्ती का दंगल लड़ते लड़ते किस वक्त बन गई पता ही नहीं चला। उतरौला विधानसभा में 1974 में जनसंघ की टिकट पे आप पहली बार कांग्रेस के इब्ने हसन कदावर नेता को 22,000 से ज़्यादा मतों से आपने अंतर से हराया। ये उत्तर प्रदेश की पहली जीत थी, फर्स्ट जीत थी 1974 में उत्तर प्रदेश में जो जनसंघ के विधानसभा में और प्रदेश के सर्वाधिक मुस्लिमवादी, जबकि वो क्षेत्र सर्वाधिक पूरे उत्तर प्रदेश में आज भी सर्वाधिक मुस्लिम आबादी का क्षेत्र होते हुए भी जनसंघ की टिकट में आपने जो कामयाबी हासिल की, उसका सबसे बड़ा कारण आपकी कुश्ती चैंपियनशिप में मिली हुई लोकप्रियता तथा आपका सबके साथ मिलना जुलना, सबके साथ प्रेम प्यार रखना, सबके सुख और दुख में करीब से रहना, ये सब बातें जो है आपको काम आई। आपकी ऐसी विचारधारा में होने के बावजूद भी आपकी छवि जो धर्मनिरपेक्ष छवि थी, वो धर्मनिरपेक्ष छवि ने आपके लिए बहुत बड़ा ये काम किया। राजनीति के गुरु आपको जो उसने सिखाया। उत्तर प्रदेश के जनसंघ प्रभारी होते हुए आपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को अनुरोध किया
कि आप बलरामपुर सीट से लोकसभा का संसदीय चुनाव लड़ें। आपके तर्कपूर्ण बातों को सुनकर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आपके बताए हुए अनुसार बलरामपुर पे सीट से चुनाव लड़ने के लिए अपना उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल किया 1957 में। और 1957 में जब उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल किया तो वाजपेयी जी इसके अलावा मथुरा और लखनऊ सीट से भी चुनाव लड़ रहे थे। और एक बार नॉमिनेशन करने के बाद वाजपेयी जी दोबारा इस सीट पे नहीं आए। आपने वाजपेयी जी के चुनाव को अपने कुश्ती के दंगल के तरीके से बारीकियों को सीखते हुए आपने उस चुनाव को लड़ा। और आपने एक जिम्मेवार कार्यकर्ता और नेता होते हुए भी परिचय आपने दिया। और आपने वाजपेयी जी को सर्वाधिक वोटों से चुनाव, लगभग 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जो चुनाव आपने वाजपेयी जी को बलरामपुर सीट से आपने चुनाव जितवाया। प्रथम बार जो संसद में भेजने का समय जो अटल बिहारी वाजपेयी जी को पहली बार जो संसद में दर्शन कराने का, उसमें एंट्री का जो है आपको एक बहुत बड़ा श्रेय दिया गया। ये आपकी मेहनत, आपके लगन, आपके अपने लोगों से मिलने जुलने का जो वो काम वाजपेयी का आई, ऐसा आपके वहाँ के आरएसएस के जनसंघ के लोग आपको बुरी बुरी प्रशंसा आपके जाने के बाद भी आज भी करते हैं। वो एक बहुत बड़ा कारण है। 25 जून 1975 को आपातकाल शुरू हो चुका था। इंदिरा जी ने सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, विपक्ष के लोगों को जेलों में ठूंसना शुरू कर दिया था। ऐसे कैसे हो सकता था कि 1974 में आप जो है उत्तरोला विधानसभा से चुनाव जीत गए और जनसंघ की सीट पे आप चुनाव जीते हो, आप बाहर कैसे रह सकते थे? तो आप भी अन्य कार्यकर्ताओं के साथ आप भी बलरामपुर जेल में आपको ठूंस दिया गया। लगभग 3 महीने बाद मिसा एक्ट के तहत आपको लखनऊ भेज दिया गया। और अब आपके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव था। मिसा में एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी विचारधारा पे काम करने वाले लोग भी उस जेल के अंदर थे, लखनऊ की जेल में बैठे काम कर रहे थे। और ऐसे लोग जो रामस्वरूप वर्मा जी, जो ललन सिंह यादव जी, वो अन्य केसों में भी वो अंदर थे। और वहाँ के जो राजनीतिक बंदी जो थे, राजनीतिक बंदियों के अंदर तर्क, वाद विवाद सब बातों का जो होता था, उनके सबसे ज़्यादा तर्कपूर्ण वैज्ञानिक विचारधारा के अगर कोई शिक्षक वहाँ कोई साबित हुए, अगर कोई नेता साबित हुए, तो आदरणीय रामस्वरूप वर्मा जी। आप आदरणीय रामस्वरूप वर्मा जी के साथ कुछ समय तक आपने वाद विवाद किया शास्त्रों के अनुसार, दूसरी बातों के अनुसार। जब आपको लगा कि इसमें रामस्वरूप वर्मा जी और ललन सिंह यादव, इनकी बातें तर्कपूर्ण है, वैज्ञानिक है, और शास्त्रों की बातें कल्पित आपको नज़र आई, शास्त्रों की बातें आपको ऐसा लगा कि शास्त्रों की बातें जो है ज़्यादा देर वहाँ टिकी नहीं, तो आपने जो है एक बहुत बड़ा, आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा था। एक ऐसा पुरातन पंथी, एक ऐसे विचारधारा जो आरएसएस की विचारधारा से ट्रेंड हुआ व्यक्ति, एक ऐसा जो जनसंघ की भी पार्टी से एक योद्धा, एक विधायक, और एक लगातार हर रोज़ सुबह सुबह उठ के आरएसएस की शाखा लगाने वाला व्यक्ति में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा था। किसकी वजह से बदलाव आ रहा था? पेरियार रामास्वामी नायकर की विचारधारा से, नारायण गुरु की विचारधारा से आपका परिचय हुआ। एक नई पाठशाला आपका इंतजार कर रही थी लखनऊ की जेल में, और लखनऊ की जेल आपके लिए एक बहुत बड़ा उच्च सदन आप कह सकते हो, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का, विश्वविद्यालय से भी बड़ी चीज़ वो आपके लिए साबित हुई। और 1977 में आते आते जो है चुनाव की घोषणा की गई। 1977 में दोबारा आप एक बार जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा के उत्तरोला विधानसभा से दोबारा जो है आप दूसरी बार विधायक चुन लिए गए। अब विधानसभा के चुनाव लड़ने के बाद आपको काफ़ी वहाँ के लोगों को दूसरी विधानसभा के दूसरी बार सदस्य चुने जाने के बाद आपको कुछ काम करने का मौका मिला। तो आदरणीय रामनरेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और रामनरेश यादव जी ने आपको गन्ना मंत्री बनाने का आपको प्रेरित किया, लेकिन आपने मंत्री बनने के बजाय आपने कहा नहीं, मैं इससे ज़्यादा कोई मेरे से और कोई ऐसा ज़रूरतमंद या ज़्यादा ज़रूरी समझते उसको आप बना दो, लेकिन मेरा एक काम कर दो जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये कि जिस तरीके से
प्रदेश के में शहरों का जैसे विकास हुआ है, जैसे शहरों का विकास हुआ है, उसी तर्ज पर गांव का विकास किया जाए। गांव को उसी मॉडल पे जो है गांव के लोगों का या गांव का विकास किया जाए। इसके लिए आपने जो है लिखित में ज्ञापन दिया और उस ज्ञापन का बदलाव ये हुआ, उसका कारण ये हुआ कि आपकी सरकार ने या राम नरेश यादव की सरकार ने आपकी बात को मानते हुए और एक बहुत बड़ा बजट जो है गाँव के ऊपर खर्च किया। ये जो है आपकी मेहनत जो है रंग लाई और गांव के लोगों को उनके स्कूलों की, पाठशाला की मरम्मत के लिए, नई पाठशाला बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए और स्कूलों के प्राइमरी से हाई स्कूल, मिडिल स्कूल करने के लिए जो सारी बातें जो है बजट आने के वजह से ऐसे काम जो आपके द्वारा किए गए, तो आज भी वहाँ के जो उत्तर प्रदेश के लोग आपको इन सब बातों के लिए याद करते हैं। लेकिन 1980 में आते आते जो है वो दोबारा चुनाव हुए, इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में आई और जो राम नरेश यादव की सरकार चलेगी 1980 तक जो आते आते आपने देखा कि वो जनता पार्टी ख़त्म हो गई थी और अब भारतीय जनता पार्टी में आपका जाने का मन नहीं था, क्योंकि अब आप विचारधारा आपकी कोई और हो गई थी। तो आप जो अब अम्बेडकरवादी और बुद्धवादी विचारधारा के आप एक ऐसे योद्धा बनते आप जा रहे थे, एक ऐसी आपको टीम आपको मिल गई थी जिसमें आदरणीय रामस्वरूप वर्मा जी, उसमें जो है आपके ललित सिंह यादव जी, वो जो आपकी टीम जो थी उस टीम में अब आप सक्रिय रूप से आप कार्य करने लगे। उस टीम का इतना बुद्ध की और पेरियार की विचारधारा के आप पे इतना बड़ा आप पे प्रभाव पड़ा कि आपने जो है रोटी और बेटी के रिश्ते का जो अर्जक संघ की जो स्थापना की थी, उस अर्जक संघ की स्थापना के आप सक्रिय कार्यकर्ताओं में या साथियों में से आप एक हैं। तो अर्जक संघ के जो उद्देश्य और लक्ष्य जो थे उसको पूरा करने के लिए सबसे पहले कहा कि कोई भी कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता या विचारधारा कार्यकर्ता सबसे पहले अपने आप पे अपने घर में उस चीज़ को लागू करे। तो आपने उन सब बातों को, अर्जक संघ की बातों को अपने आप के ऊपर आत्मसात किया, अपने परिवार में आपने आत्मसात किया और सबसे पहले आपने एक बहुत बड़ा काम किया और वो जो है हम आपको हमेशा इस बात के लिए याद करते रहेंगे, सल्यूट करते हैं कि 1986 में 86 में आपने अपनी सुपुत्री बेटी गीता देवी का विवाह, अंतर्जातीय विवाह किया। इंटरकास्ट मैरिज उस वक्त सोच नहीं सकता था कोई व्यक्ति। इंटरकास्ट मैरिज जो है, मैं अरेंज मैरिज, आपने कहा कि मैं अपनी ही जाति में शादी नहीं करूँगा अपनी बेटी की, मैं इंटरकास्ट मैरिज करना चाहती हूँ। तो मुझे योग्य अगर कोई लड़का मिलेगा तो मैं अपने बेटे और बेटी की शादी जो है इंटरकास्ट मैरिज करूँगा। तो ऐसा आपने जो है 1986 में पहल की। पूरे भारत में ये एक बहुत बड़ी बात हुई, या उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी शुरुआत थी। और दूसरी सबसे बड़ी शुरुआत ये थी कि शास्त्र सम्मत, तो हमेशा ही शादी रात के टाइम में होती है और दिन के टाइम में शादी अच्छी नहीं मानी जाती। तो आपने अर्जक संघ के नियमानुसार बेटी की शादी, आपने जो सुपुत्री की शादी 1986 में जो दिन में की, एक बहुत बड़ा आपने बदलाव किया। और दूसरा जो अंतर्जातीय विवाह किया, तो इस बात के लिए भी आपके परिवार के लोग, रिश्तेदार लोगों ने विरोध किया। इसके बावजूद आपने किसी बात की परवाह नहीं की, क्योंकि आपने अपने बच्चे आपके साथ थे, आपका माता जी आपके साथ थी, आपकी पत्नी आपके साथ थी, तो परिवार का आपको सानिध्य मिला, साथ मिला, तो आप ऐसा कर पाने में आप समर्थ रहे। तो उसके बाद आपने अपने सभी बच्चों की शादी अंतर्जातीय इंटरकास्ट मैरिज की और बुद्ध धर्म को भगवान बुद्ध के धर्म को जो कास्टलेस सोसाइटी बनाने का, जाति विहीन समाज बनाने का जो सपना आपने संजोया था, जो 1980 में आपने राजनीति से संन्यास लेके ये फैसला लिया कि नहीं, मैं अब कोई काम जो है राजनीतिक नहीं करूँगा, मैं सामाजिक काम करूँगा। और सामाजिक काम करने के लिए आपने बड़ा काम आपने शुरू किया। आप आचार्य मोतीराम शास्त्री जी से मिले। मोतीराम शास्त्री लखनऊ में रहते हुए आप उनसे, आचार्य मोतीराम शास्त्री जी से मिलके एक बुद्ध एजुकेशन सोसाइटी का स्थापना की। और 89 में जो आप आचार्य मोतीराम शास्त्री जी के साथ मिलके आपने एक बौद्ध विहार की स्थापना की। जो बौद्ध विहार की आपने स्थापना की, वो आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। आचार्य मोतीराम शास्त्री जी के वहाँ उनके साथ मिलके जो साधना बौद्ध विहार की स्थापना की, और साधना बौद्ध विहार की स्थापना बाद में जो आचार्य मोतीराम शास्त्री के नाम से बौद्ध विहार का नाम रख दिया गया। आपने एक ऐसा मील के पत्थर आपने साबित किया, समय समय पे एक ऐसा काम आपने करके दिखाया।
वो हम हमेशा आपके हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्वरूप रहेगा। आप 2 सितंबर 1997 को, जो आज आपकी पुण्यतिथि है, 2 सितंबर 1997 को ब्रेन हैमरेज की वजह से, क्योंकि दिन रात मेहनत करते रहे, आपने अपने सेहत का ध्यान नहीं रखा, आपने जो है बौद्ध विहार के काम में आप लगे रहे, आप भगवान बुद्ध के विचारधारा के लिए लगे रहे, आप पेरियर की विचारधारा के लिए काम करते रहे, आप अर्जक संघ के काम के लिए आप लगे रहे, तो आपने अपनी सेहत का आपने ध्यान नहीं दिया। उसका रिजल्ट ये रहा कि आपको जो है ब्रेन हैमरेज और हार्ट अटैक की वजह से बलरामपुर अस्पताल में आप अपने परिवार को और अपने चाहने वालों को छोड़ के सदा के लिए जो 4 महाभूत में अपने आप को विलीन कर लिया। सरमन भारत टीवी और जो हमारे अम्बेडकरवादी आंदोलन के लोग और आपके भगवान बुद्ध की विचारधारा के लोग जो है आपको हमेशा हम हमेशा ऋणी रहेंगे। आप ऐसे हमारे योद्धा हैं, जो योद्धा जिन्होंने एक ऐसी दक्षिणपंथी विचारधारा से अपने आप को शुरुआत की और एक ऐसी ऊर्जावान, एक क्रांतिकारी वैज्ञानिक विचारधारा के साथ आपने अंतिम सांस ली। ऐसे योद्धा को हम बार बार सैल्यूट करते हैं। आज आपको हमारे प्रिय राजेंद्र प्रसाद चौधरी जी के पुत्र, जो छोटा अभी 3 साल का बच्चा है, तुतली भाषा में आपको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो आपके जो है अस्तित्व हमारे एक सामाजिक कार्यकर्ता बामसेप के एक बहुत बड़े थिंक टैंक आदरणीय KP चौधरी जी के सुपुत्र हैं, वो आपको तुतली भाषा में श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो मैं साथियों से चाहूँगा कि आप जो हमारे बौद्धिस्ट, एक छोटा बाल बौद्धिस्ट जो है ना, अस्तित्व की तुतली भाषा में अपने दादाजी को श्रद्धांजलि आप सुनेंगे। इसी के साथ मैं आज के इस एपिसोड को समापन की घोषणा करता हूँ। एक बार फिर आपके संघर्ष को, आपके शहादत को, आपके बलिदान को, आपके इस कार्य को, सामाजिक कार्य को, आपके राजनीतिक कार्य को सरमन भारत टीवी एक बार फिर सलाम करता है। जय भीम, जय भारत, लाल सलाम।